सभी दर्शकों और प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपने पाठ्य पुस्तक मंजरी का पाठ 2, जिसका शीर्षक है अपना स्थान स्वयं बनाएं। बच्चों, यह बहुत ही रोचक कहानी है और कहानी आप सभी जानते हैं कि गद्य साहित्य की एक विधा है और यह जनमानस में बहुत ही लोकप्रिय होती है। आप सब ने पहले के पाठों में जान लिया है कि पहले जो कहानियाँ होती थी, प्राचीन कहानियाँ जो होती थी, वो लोगों को उपदेश देने के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए होती थी। लेकिन आज की कहानी, आधुनिक कहानियाँ लोगों की समस्याओं और उनकी संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए होती है। तो आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की सीख देने के लिए है। आइए हम इस कहानी के माध्यम से जानें कि ये कहानी हमें क्या सीख देना चाहती है, क्या प्रेरणा देना चाहती है। लेकिन उस कहानी को सुनने से पहले हम कहानी के रचनाकार के बारे में जानेंगे कि इस कहानी की रचना किसने की है। तो आइए सबसे पहले हम इस कहानी के रचनाकार के बारे में जानेंगे। श्री कन्हैयालाल मिश्र इस कहानी के रचनाकार हैं, जिनका जन्म 29 मई सन 1906 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। इन्होंने कहानी के अतिरिक्त निबंध, पत्रकारिता का काम भी किया है और ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। इनकी रचनाओं में बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा तथा माटी हो गई सोना प्रमुख हैं। श्री कन्हैयालाल जी का देहांत सन 1995 ईस्वी में हो गया था। तो बच्चों, रचनाकार से यानी अपने कहानीकार से परिचित होने के बाद हम अपनी कहानी को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसके कठिन शब्दों को, अपरिचित शब्दों के बारे में जान लें, जिससे कहानी का भाव हमें आसानी से स्पष्ट हो जाए। तो चलिए, सबसे पहला शब्द है कृतज्ञता। कृतज्ञता का अर्थ है उपकार मानना या किसी का आभार व्यक्त करना। दूसरा शब्द है आश्वासन, जिसका अर्थ है आशा दिलाना या उम्मीद दिलाना या भरोसा दिलाना। तीसरा शब्द है हमारा पच्चीकारी। पच्चीकारी का अर्थ होता है जड़ना, जैसे कि कोई आभूषण या गहने हों, उस पर कुछ मीना की जड़ाई की जाती है या नक्काशी की जाती है, उसको हम पच्चीकारी कहते हैं। अगला शब्द है हमारा चुगलखोर। चुगलखोर से तो आप सभी परिचित होंगे। चुगलखोर यानी शिकायत करने वाला। खजांची। खजांची शब्द का अर्थ है खजाने का अधिकारी या खजाने की देखभाल करने वाला। तो कठिन शब्दों के अर्थ जानने के बाद हम अपनी कहानी का सारांश समझेंगे। तो आप सभी अपनी पुस्तक खोल लीजिए और कहानी को बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत ही रोचकता के साथ ध्यान से आप सुनेंगे, तभी आपको कहानी समझ में आएगी और तभी उसके बाद उसके प्रश्नों का आप उत्तर दे पाएंगे। तो बच्चों, अब हम अपनी कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे एक अच्छे आदमी की तलाश है, तुम्हारी निगाह में कोई हो तो ले आना, पर हाँ, ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। मंत्री ने बहुत खोजबीन के बाद, बहुत महीनों की तलाश के बाद एक अच्छे आदमी को उसकी नौकरी छुड़वाकर, उन्नति का आश्वासन देकर राजा के पास ले आया। लेकिन राजा अपनी कही गई बात भूल चुके थे। राजा ने कहा कि हो सकता है कि उस समय कोई ज़रूरत हो, पर मुझे अब किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर मंत्री बहुत दुखी हुआ और उसने कहा, राजन, मैं तो इसको इसकी नौकरी से छुड़ाकर उन्नति का आश्वासन लेकर आया हूँ। इस बात पर राजा बोले कि चलो, तुम इतना कहते हो तो इसे हम अपने दरबार में चपरासी के पद पर रख लेते हैं। वेतन होगा 15 रुपये। यह बात सुनकर मंत्री बहुत दुखी हो गया, लेकिन वह युवक प्रसन्न हुआ, वो खुश हुआ। उसने कहा कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा वेतन यही है कि मुझे राजा के दरबार में या अपने राजा के यहाँ काम करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद राजा ने कहा कि इसको इसका दफ्तर दिखा दो। मंत्री जब उस युवक को लेकर उसका दफ्तर दिखाने गया तो वह दफ्तर इतना गंदा, इतना मैला कुचैला था कि वह देखकर मंत्री और दुखी हो गया। लेकिन युवक फिर भी खुश था और उसने
मंत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की कि उसने उसे दरबार में काम करने का अवसर दिलाया। बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत मेहनत करके उस युवक ने उस कमरे की साफ़ सफाई की और उसकी कायाकल्प कर दी, उसका हुलिया बदल दिया, उसको शाही रूप दे दिया। और उसने देखा कि उस कोठरी में, उस कमरे की एक कोठरी में बहुत सारे रद्दी लिफाफे, बहुत सारे कागजात पड़े थे जो बहुत सालों के थे और वो बिना काम के थे। उसने उन जब लिफाफों को निकाला तो उसने देखा कि उन लिफाफों पर सोने चांदी की पच्चीकारी थी। वो लिफाफे शादी ब्याह में राजा महाराजाओं के यहाँ से आए हुए निमंत्रण पत्रों के लिफाफे थे। उसने कारीगर को बुलाकर उस नक्काशी को उतरवाकर उसे ले जाकर बाज़ार में बेच दिया, जिसके बदले उसे कई हजार रुपए मिले। और उसने उन रुपयों से उस कमरे की साज सज्जा की, वहाँ फर्नीचर लगवाया, उसमें पर्दे लगवाए, चित्र लगवाए और जो पैसे शेष बचे उसे खजांची को दे दिए और खजांची में जमा करवा दिए। यह देखकर दरबार के शेष मंत्रियों ने जाकर राजा से कहा कि राजन, वह युवक तो दरबार का पैसा, खजाने का पैसा उड़ा रहा है। राजा यह सुनकर क्रोधित हुए और वो उस युवक के कमरे में गए। राजा ने जब उस कमरे को देखा तो राजा भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने क्रोध भरे स्वर में ही कहा कि कहो, इतनी साज सज्जा, कमरे की इतनी सजावट कैसे की, कहाँ से रुपया लाए? उस युवक ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हुजूर, दरबार के पैसों से। और उसने फिर सारी बात बताई कि किस तरह से बेकार पड़ी चीज़ों का उपयोग करके उसने उस कमरे की साज सज्जा की और बचे रुपयों को उसने खजांची के पास जमा करवाया। खजांची से उसने इस बात की गवाही भी दिलवाई। यह सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और उस युवक के काम से राजा रीझ गए और उसे चपरासी से वित्त मंत्री का पद दे दिया। लेकिन दरबार के अन्य मंत्री इस बात से बहुत क्षुब्ध हो गए, बहुत चिढ़ गए और उन्होंने अब तरकीब निकालनी शुरू की कि किस तरह से राजा को इस व्यक्ति की चुगली की जाए, इस व्यक्ति की शिकायत की जाए, जिससे यह राजा की नज़रों में गिर जाए। क्योंकि वह युवक बहुत ईमानदार व्यक्ति था। वह न तो बेईमानी करता था और न किसी को करने देता था, न तो वह लापरवाही करता था और न किसी को करने देता था। लेकिन राजा के पास प्रतिदिन चुगलियाँ मंत्रियों के द्वारा पहुंचाई जाती थी, उसकी शिकायत पहुंचती रहती थी। एक दिन राजा ने निर्णय लिया कि क्यों न हम सारे मंत्रियों को दरबार में बुलाएं। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाकर आधी रात को 2 बजे आदेश दिया कि जाओ और दरबार के सभी मंत्रियों को मेरे कमरे में लेकर आओ और ध्यान रहे कि मंत्री जिस अवस्था में है, यानी कोई मंत्री सो रहा है तो उसे सोते हुए उठा लाओ, यदि कोई मंत्री चौपड़ खेल रहा है तो उसे चौपड़ खेलते हुए ही उठा लाना और इसे मेरा आदेश समझो। सेनापति राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए चल निकला और उसने कुछ ही घंटों के उपरांत सारे मंत्रियों को दरबार में हाजिर कर दिया। राजा ने देखा कि 8 मंत्री में से 7 मंत्री नशे में धुत थे, कुछ उसमें से चौपड़ खेल रहे थे। लेकिन इतनी रात गए वित्त मंत्री अपने कागजों में दिए की रोशनी में कुछ काम कर रहे थे। यह देखकर राजा ने कहा कि अरे वित्त मंत्री, इतनी रात गए किन कागजों में उलझे हुए हो? वित्त मंत्री ने कहा, राजन, हर साल जो राजकर आता है उसमें 1 रुपया कम है, 1 पैसा कम है और मैं बार बार यही हिसाब कर रहा हूँ कि मेरे जोड़ में गलती हुई है या पैसा ही कम आया है। राजा ने अपनी जेब से 1 पैसा निकालकर वित्त मंत्री को दिया और कहा कि यह लो और अपना हिसाब बराबर करो और जाओ आराम करो। लेकिन वित्त मंत्री ने वह 1 पैसा राजा को वापस करते हुए बड़ी विनम्रता से कहा कि राजन, यह 1 पैसा तो मैं भी इसमें मिला सकता हूँ, लेकिन यदि इस 1 पैसे का हिसाब नहीं किया गया तो इससे राजकाज के काम में बेईमानी फैलेगी और लोगों के कार्य में लापरवाही आएगी, ढील पैदा होगी। यह बात सुनकर राजा एकदम गदगद हो गए और उस युवक के काम से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसको वित्त मंत्री के पद से उठाकर प्रधानमंत्री का पद दे दिया।
तो बच्चों, यहाँ हमारी यह कहानी समाप्त होती है। आशा है आपने बहुत ध्यान से कहानी सुनी होगी, और अगर ध्यान से सुनी होगी तो आप प्रश्नों के उत्तर भी दे सकेंगे। तो आइए अब हम कहानी पर आधारित कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया। तो आपने देखा कि कहानी में युवक ने कीमती सामान था लेकिन वह बेकार पड़ा हुआ था, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था, वो अनुपयोगी हो चुका था, रद्दी के सामान पड़ा हुआ था। तो उसने वो कीमती सामान बेचकर कार्यालय की सज्जा के लिए, साज सज्जा के लिए, फर्नीचर के लिए बेच दिया। तो ये प्रश्न तो आप लोग बहुत आसानी से कर लिए होंगे। दूसरा प्रश्न है कि राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बना दिया। तो आप सभी इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। आप लोगों ने देखा कि क्यों बना दिया, क्योंकि वह युवक बहुत ईमानदार था, वह अपने काम को बहुत लगन से, बहुत ईमानदारी से और कर्मठता के साथ करता था। उसके कार्य व्यवहार से प्रसन्न होकर राजा ने उसको वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री बना दिया। इसी के बाद तीसरा प्रश्न है हमारा, कहानी में किस बात ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों। तो आप समझ गए होंगे किस बात ने आप सबको प्रभावित किया। बिल्कुल सही, युवक के कार्यशैली ने। जो युवक था, देखिए इस कहानी में वह युवक चपरासी के पद पर था, लेकिन सिर्फ वो अपनी लगन, ईमानदारी और काम करने की शैली से चपरासी से जाकर प्रधानमंत्री का पद प्राप्त कर लिया। तो उसके इस कार्य व्यवहार ने हमको बहुत प्रभावित किया। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्री ने राजा के पैसे वापस क्यों कर दिए। कहानी में आपने देखा कि राजा ने एक पैसे उसको दिए थे कि अपना हिसाब बराबर करो और आराम करो, लेकिन वित्त मंत्री ने वो एक पैसे वापस कर दिए। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था और वो एक पैसे की भी बेईमानी न करता था और न किसी को करने देता था। इसलिए उसने राजा से कहा कि हुजूर, यह पैसा आप वापस लीजिए। अगर इस एक पैसे की छानबीन नहीं की गई तो इससे राजकाज के काम में बेईमानी और ढिलाई आएगी। इसलिए उसने राजा के पैसे वापस कर दिए। तो बिल्कुल सही, आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से सभी प्रश्नों को हल कर पाए। चलिए आगे हम इसी पाठ में आधारित व्याकरण पक्ष की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे पर्यायवाची शब्दों को। आप सभी जानते हैं कि पर्याय शब्द का अर्थ होता है उसके समान, यानी समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके अर्थ आपस में समान हो। आइए परिभाषा देखते हैं कि ऐसे शब्द जिनके अर्थों में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहला शब्द है राजा। राजा का देखिए पर्यायवाची हो गया नृप, भूपति, नरेश, महीप। दूसरा शब्द है रात, जिसका पर्यायवाची निशा, रैन, यामिनी, रात्रि। तीसरा शब्द है इसी में सोना। सोना का पर्यायवाची है कनक, कंचन, स्वर्ण, हेम। अगला शब्द है हमारा दिन। दिन का पर्यायवाची वार, दिवस, दिवा। अगला शब्द है हमारा खुश। खुश का पर्यायवाची शब्द है प्रसन्न, सानंद और मग्न। अगला शब्द निगाह। निगाह का पर्यायवाची नज़र, दृष्टि और निगरानी। आइए अब आगे जानते हैं हम विराम चिन्हों के बारे में। विराम का अर्थ तो आप सभी जानते हैं कि विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना या विश्राम लेना। तो बच्चों, हम बातचीत करते समय, लिखते समय या बोलते समय जगह जगह पर रुकते हैं। क्यों? ताकि हमारे पाठक को, हमारे श्रोता को हमारी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए, स्पष्ट हो जाए। तो इसके लिए लिखते समय हम कुछ चिन्हों का उपयोग करते हैं, उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में हम विराम चिन्हों का उपयोग करेंगे। पहला वाक्य है जैसे पेंसिल और रबड़ लिखने के साधन हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये हमारा वाक्य जो है पूरा हो रहा है। तो जब हमारा वाक्य या हमारी कही गई बात पूरी हो जाती है तो हम पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं, जिसे इस तरह से दर्शाते हैं। दूसरा वाक्य है, क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है?
तो देखिए इसमें कोई बात पूछी जा रही है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न चिन्ह का उपयोग करते हैं, जिसे इस तरह से दर्शाते हैं। अगला वाक्य है, वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं। देखिए इसमें फूल को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। तो जब हम कोई खुशी, आश्चर्य, विस्मय, विषाद को व्यक्त करते हैं, शोक को व्यक्त करते हैं, तो विस्मय बोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अगला वाक्य है, गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है। तो देखिए गुरु और शिष्य के बीच हम दोनों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम इस तरह से दर्शाते हैं। आगे हम बात करते हैं विलोम शब्दों की। विलोम शब्द यानी विपरीत शब्द या एक दूसरे के उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। आपने अपनी पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, जैसे कि ठंडा का विपरीत गरम, या ऊंचा का नीचा, आगे का विपरीत पीछे। तो इसी तरह जो शब्द हम शब्दों के विपरीत अर्थ देते हैं, उल्टे अर्थ देते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द, विपरीत शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो आइए परिभाषा देखें। एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे उन्नति, उन्नति का विपरीत अवनति। अगला शब्द कृतज्ञ, कृतज्ञ यानी उपकार मानना, एहसान मानना, तो उसका विपरीत हो गया कृतघ्न यानी उपकार नहीं मानना। बेईमान शब्द से आप सभी परिचित हैं, बेईमान का विपरीत हो गया ईमानदार। अमीर, अमीर शब्द से भी आप लोग परिचित हैं, तो अमीर का विपरीत हो गया गरीब। अच्छा, अच्छा का विपरीत शब्द हो गया बुरा। तो आशा है आप लोग विलोम शब्दों के बारे में भी अच्छी तरह समझ गए हैं। अब आगे हम बात करेंगे अनेकार्थी शब्दों की। अनेकार्थी शब्द यानी कि कोई शब्द ऐसा जिसके एक से अधिक अर्थ हों। तो जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों तो उन शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण से समझते हैं हम कि हार, हार एक होता है जिसे हम गले में पहनते हैं, और दूसरा हार किसी खेल में हार हो जाती है, किसी हॉकी में, क्रिकेट में, किसी भी खेल, किसी भी प्रतिस्पर्धा में हम हार जाते हैं तो वहाँ भी हार शब्द का इस्तेमाल होता है। दूसरा एक शब्द है कर। कर, एक कर का अर्थ होता है हाथ, और दूसरा कर आयकर, जो हम किसी ज़मीन, किसी व्यवसाय, किसी नौकरी में कहीं भी हम आयकर जमा करते हैं, उसे भी हम कर कहते हैं। अगला हमारा शब्द है सोना। सोना का एक अर्थ है आभूषण जिससे तैयार होते हैं, वो सोना जिससे गहने बनते हैं, और दूसरा सोना धतूरा भी होता है। उसके अलावा जो नींद होती है हमारी, उसको भी हम कहते हैं कि सो रहे हैं, सो गए हैं, सोना। इसके बाद अगला शब्द है हमारा मन। मन का एक अर्थ होता है ध्यान, कि हम मन लगाकर पढ़ाई करें, मन लगाकर अपना काम करें, और एक मन का दूसरा अर्थ होता है 40 किलोग्राम वजन की चीज़ को भी हम एक मन कहते हैं। अगला शब्द है हमारा पत्र। पत्र का एक अर्थ होता है चिट्ठी, जिसके द्वारा हम संदेश भेजते हैं, और दूसरे पत्र का दूसरा अर्थ होता है पत्ता। तो आप लोगों ने अनेकार्थी शब्दों के बारे में जाना। अब हम जानेंगे बच्चों विशेषण के बारे में। तो संज्ञा शब्द से आप पहले से परिचित हैं, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में संज्ञा और सर्वनाम को बहुत अच्छी तरह समझा है। अब हम आगे बात करेंगे कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, उसकी खासियत बताता है, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में आए हुए विशेषण शब्दों को हम समझते हैं। कुछ पंक्तियां हैं, उसमें कुछ विशेषण शब्द आए हैं जिन्हें हम छांटते हैं। तो पहली पंक्ति है, बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। इसमें नौकरी शब्द की आप देख रहे हैं विशेषता क्या है, बढ़िया। तो यहाँ बढ़िया शब्द क्या हो गया, विशेषण। अगला वाक्य है, दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। तो दफ्तर की क्या विशेषता है बच्चों, बिल्कुल सही, शाही। तो शाही शब्द यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण। अगला है,
उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा। तो आवाज़ कैसी है? तेज, बिल्कुल ठीक। तो तेज शब्द क्या हो गया? आवाज़ की विशेषता हो गया। तो यहाँ पर तेज विशेषण हो गया। उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई। तो रद्दी शब्द विशेषण हो गया किसका? लिफाफों का। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप लोग। तो यहाँ रद्दी शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। अगला, सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। तो कमरा कैसा है बताइए? बिल्कुल ठीक, बड़ा। तो बड़ा शब्द यहाँ पर विशेषण हो गया। अगला वाक्य, सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तो यहाँ पर लज्जित शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो आप लोगों ने विशेषण को भी बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है, समझ लिया है। अब आइए बात करते हैं एक उद्यान की। बच्चों, हमारे देश में एक चंडीगढ़ राज्य में एक ऐसा उद्यान स्थित है, ऐसा गार्डन स्थित है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं। और जानते हैं, वह गार्डन बेकार की चीज़ों से बना हुआ है। उस उद्यान को नेक चंद सैनी नामक व्यक्ति ने बनवाया है और इसलिए उस उद्यान का नाम या उस गार्डन का नाम नेक चंद सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। यह 40 एकड़ में चंडीगढ़ राज्य में स्थित है और यह 40 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। यह बेकार की चीज़ों यानी बेकार की बोतलों, चूड़ियों और सिरामिक, फ्यूज बल्ब, होल्डर तथा टूटी फूटी टाइल्स के द्वारा निर्मित है और इतना खूबसूरत है कि देश दुनिया से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हम अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी लगन से किसी बेकार चीज़ को भी बहुत अच्छा रूप दे सकते हैं। तो इसके बाद हम बच्चों जानते हैं कि इस पाठ से हमें लेखक ने क्या सीख दी, रचनाकार हमें क्या बताना चाहते हैं। तो हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी काम को मेहनत से, ईमानदारी से करते हैं तो हम अपना समाज में एक अलग स्थान निर्मित करते हैं। अगर हम किसी काम को परिश्रम के साथ करते हैं तो सफलता हमें ज़रूर मिलती है। आपने सुना होगा कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अपने कर्मों के द्वारा यानी अपने लगन के द्वारा, अपनी कर्तव्य निष्ठा के द्वारा हम समाज में अपना स्थान निर्मित करते हैं। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो बच्चों, यदि हम अपने काम को लगन से, मेहनत से करते हैं तो हमें उसमें सफलता ज़रूर मिलती है और हम सब समाज में एक नया मुकाम, देश में अपना एक अलग स्थान पाते हैं। आइए इसके बाद हम चलते हैं अपनी कक्षा के अंतिम पड़ाव की तरफ और लेते हैं आपके लिए गृह कार्य, यानी आपको घर पर रहते हुए कौन से काम करने हैं इसे देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है बच्चों कि शादी ब्याह में आपके घरों में भी कार्ड आए होंगे और उन कार्डों के लिफाफे और कार्ड रखे होंगे। तो उनसे लेकर आप कोई शिक्षण सामग्री, ऐसी सामग्री जो आपकी शिक्षा में उपयोग हो, आपकी कक्षा में उपयोग हो, ऐसी सामग्री का आप निर्माण करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि आपने देखा कि इस पाठ में मंत्री नशा किए हुए थे। जब रात्रि को राजा ने बुलवाया तो वे नशे में धुत थे और नशा बहुत बुरी चीज़ है, ये आप सभी जानते हैं। तो आप नशे के 5 दुष्परिणाम, बुरे परिणाम को भी लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि घरों में बहुत सी चीज़ें रद्दी या कबाड़ समझकर फेंक दी जाती है। अपने घर में ऐसी वस्तुओं को खोजकर उनसे आप कोई रचनात्मक सामग्री या रचनात्मक चीज़ का निर्माण करेंगे। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। आज की कक्षा में प्रतिभाग करने वाले सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।